तो हाइब्रिडाइजेशन से जो बनने वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें एक टाइप होता है कि आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन के टाइप में कि बताओ ये जो पाई बॉन्ड बन के आया है वो कौन से टाइप का है। मतलब टाइप ऑफ पाई बॉन्ड पूछने वाले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं कि किस टाइप का पाई है। अब ये टाइप ऑफ पाई की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये चीज पहले भी आई थी। पहले ये चीज आई थी जब हम वीबीटी की बात कर रहे थे। वीबीटी में हमने कहा सिग्मा बॉन्ड बनता है कोएक्सियल से जिसको हम हेड ऑन कहते हैं, और 3 टाइप के सिग्मा हमने बनाए। एक को नाम दिया था एसएस, फिर एसपी और फिर पीपी ओवरलैपिंग। दूसरी को नाम दिया था साइड वाइज यानी कोलेट्रल ओवरलैपिंग, और उसमें बन के आता है पाई बॉन्ड, और उसका टाइप बनता है पी पाई पी पाई, पी पाई डी पाई या डी पाई डी पाई। तो 3 तरीके के पाई हमने बात की है। क्या क्या नाम बनाए थे? सबसे पहला पाई का नाम जो दिया था वो बोला था पी पाई पी पाई। अगला पाई जो हमने बनाया था वो था पी पाई डी पाई, और अगला पाई जो हमने बनाया था वो था डी पाई डी पाई। तो ये 3 टाइप के पाई हैं जिसके बारे में हमने बात की है, और उन्हीं से हमें यहां पर आंसर लिखना होगा। हाइब्रिडाइजेशन चल रहा है पर हम पाई का नाम तो वीबीटी वाला ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आपको पाई बॉन्ड इंक्लूड करना ही नहीं होता। हाइब्रिडाइजेशन में तो 2 ही चीजें काम में आती है, एक तो सिग्मा और एक लोन पेयर। पाई बॉन्ड को तो आप इंक्लूड कर ही नहीं रहे, इसीलिए पाई बॉन्ड की वैरायटी वही वाली होगी जो पहले हमने वीबीटी के अंदर काम में ली थी। और इन 3 में से भी 2 नाम हैं जो हमारे काम में आएंगे, एक होगा पी पाई और एक होगा पी पाई डी पाई। तो इनमें से आपको नाम बना के देना होगा कि वो कौन से टाइप का काम में आ रहा है। अब चलिए हाइब्रिडाइजेशन को देख के उसका नाम बनाना सीखते हैं कि वो कौन से टाइप का पाई है। देखो, आप जानते हैं कि दुनिया में एस होता है 1, पी होते हैं 3, डी होते हैं 5 और एफ होते हैं 7। ये दुनिया के क्या खेल है भाई, जरा समझना इसको। क्या कहा मैंने? जो दुनिया के अंदर पाई बनाने वाले ऑर्बिटल्स हैं उनको आपको हाइब्रिडाइजेशन को काउंट करने के बाद बताना होगा। कितना एस ऑर्बिटल होता है? 1। पी होते हैं 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। डी होते हैं 5, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। और एफ होते हैं 7 टाइप के जो कि कॉम्प्लेक्स शेप रखते हैं। तो अगर इनमें से आपको बताना पड़े कि कौन से टाइप का पाई बना है तो देखो क्या कहोगे। सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन जो हम काम में लेते हैं, क्या नाम दिया? एसपी। एसपी में कितना एस काम में आ गया? 1। कितना पी काम में आ गया? 1। दुनिया में कितने पी होते हैं? 3। कितना काम में आ चुका है? 1। कितने बचे हैं? 2। मतलब पी पाई जो बनेंगे वो कौन से होंगे? 2। इसके अंदर यही केस बन के आता है, तो जितने भी पाई बनेंगे वो सब कौन से होंगे? पी पाई टाइप के, क्योंकि 2 पी बचे हुए हैं, वहीं से पाई बन के आएगा। नेक्स्ट वन, अगला हाइब्रिडाइजेशन लिखा है sp2। कितना एस काम में आ गया? 1। कितने पी काम में आ गए? 2। दुनिया में पी कितने होते हैं? 3। काम में कितने आ चुके? 2। बचा कितना? 1। जो बच गया वो पाई बनाएगा। कितने पी पाई बन के आएंगे? 1। और उसके बाद अगर पाई बनेगा तो फिर वो कौन सा होगा? पी पाई डी पाई वाला होगा, क्योंकि पी तो खत्म ही हो गए। 2 पी यहां आ गए और 1 पी वहां आ गया। फिर से चेक करो, अगला हाइब्रिडाइजेशन मैंने यहां पर लिखा है sp3। sp3 की बात करूं तो देखो कितना एस काम में आ चुका? 1। कितने पी काम में आ चुके? 3। पी बचा? नहीं बचा, तीनों पी काम में आ गए क्योंकि sp3 लिख दिया। पाई बॉन्ड जो भी बनेगा वो कौन सा वाला होगा? डी वाला। तो सारे के सारे कौन से होंगे? पी पाई डी पाई वाले। तरीका समझ में आया आपको क्या कह गया? फिर से समझना। अगला हाइब्रिडाइजेशन मैंने लिखा है sp3d। कितना एस काम में आ चुका है? 1। कितने पी काम में आ चुके हैं? 3। कितना डी काम में आ चुका है? 1। दुनिया में डी कितने होते हैं? 5। कितना काम में आ गया? 1। कितने डी बचे हैं? 4। मतलब जो भी पाई बनेगा वो कौन सा वाला होगा? पी पाई डी पाई वाला। आप समझे मैं क्या कर रहा हूं? देखो इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है। अगर आपको पता चला कि हाइब्रिडाइजेशन जो लिखा गया वो है sp वाला, अब sp का मतलब हो गया कि एक s और एक p तो आप काम में ले चुके हैं। मान लिया कि मैंने px काम में लिया, इन दोनों को काम में लेके आपने हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp वाला। अब एक s और एक p तो काम में आ गया, पर दुनिया में p 3 होते हैं। px तो आपने काम में ले लिया, पर बचा है py और बचा है pz। अब आगे जो पाई बॉन्ड बनाना है वो हाइब्रिडाइजेशन में जो काम में आ गया वो तो दोबारा काम में नहीं आ रहा।
तो जो बच गए हैं वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो पहला वाला भी पी पाई होगा, दूसरा वाला भी पी पाई होगा। तो जो भी पाई बॉन्ड बन के आएंगे वो सारे के सारे कौन से कहलाएंगे? पी पाई होंगे। फिर से चेक करते हैं। अगला हाइब्रिडाइजेशन जो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ उसको मैंने नाम दिया है sp2। चेक करें कितना s आ चुका है? 1। कितने p काम में आ चुके हैं? 2। मान लिया px और py था और इन तीनों को मिला के आपने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया? sp2। s आ गया, 2 p आ गए। अब जरा चेक करें, 1 s आ चुका है, 2 p आ चुके हैं, पर क्या दुनिया में p बचा हुआ है? हाँ, दुनिया में p कितने होते हैं? 3। कितने p आ चुके हैं? 2। कितना p बचा है? 1। तो जो यहाँ पर अगला पाई बनने वाला है वो कौन से वाले से बना? pz से, मतलब यहाँ पर पाई बनाएगा। तो कितना p पाई होगा? 1। तो यहाँ पर p पाई जो बन के आएगा वो सिर्फ 1 होगा। और उसके बाद अगर आपको बनाना है तो 1 s हो गया, तीनों p हो गए। अब जो भी बनेगा वो कौन सा वाला होगा? d से बनने वाला। तो बाकी के सारे पाई d पाई वाले होंगे। फिर से चेक करो, अगला हाइब्रिडाइजेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो है sp3। sp3 के अंदर 1 s आ गया, 3 p आ गए, px हो गया, py हो गया, pz हो गया। 1 s और 3 p को मिला के मैंने कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोल दिया? sp3। s भी खत्म हो गया, p भी खत्म हो गया, मतलब अब जो भी पाई बनेंगे वो किससे बनेंगे? d से बनेंगे। तो सारे के सारे जो होंगे वो कौन से वाले होंगे? p पाई d पाई। आंसर निकालने का तरीका समझ आया आपको? अच्छा, एक और काम की बात देखो, यहाँ से क्या निकल के आ रही है। एक चीज तो कॉमन है हर बार। क्या चीज कॉमन है? पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई, ये तो हमेशा ही कॉमन है। सिर्फ या तो सामने वाले का p या फिर सामने वाले का d, ये चीज चेंज हो रही है। जरा इसे अप्लाई करने के तरीके से समझते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है। यहाँ पर आपको पाई बॉन्ड के अंदर टाइप बताना है कि वो पी पाई है या डी पाई है। देखो, इस तरीके को समझने के लिए हम अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करके आपको समझाते हैं कि यहाँ पर क्या हो क्या रहा था। सबसे पहला वाला CO2 की बात करते हैं। क्वेश्चन को समझते हैं और क्वेश्चन की लैंग्वेज से ही आंसर निकालते हैं। इनमें से कौन ऐसा है जिसके अंदर पी पाई भी है और पी पाई डी पाई भी है? चलिए, सबसे पहले आप हाइब्रिडाइजेशन लिख दो। पहले तो डायरेक्ट ही आंसर बता दूं मैं आपको। डायरेक्ट आंसर कैसे बताएंगे? CO2 की बात करते हैं। CO2 के स्ट्रक्चर बनाओ तो सेंट्रल एटम कार्बन, वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 2 ऑक्सीजन जोड़ने हैं, 1 2 3 4, स्ट्रक्चर बन गया लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp और ज्योमेट्री हो जाएगी लीनियर। कितने डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया? 180। अगला एग्जाम्पल लिखा है SO3। SO3 के अंदर अगर आप चेक करो, अच्छा sp है, सीधे से बताओ, 1 s आ गया, 1 p आ गया, कितने p बचे हैं? 2। पाई भी कितने बने हैं? 2। दोनों के दोनों जो पाई बन के आएंगे वो कौन से टाइप वाले होंगे? इसके अंदर 2 पाई बॉन्ड बने हैं और दोनों के दोनों कहलाएंगे पी पाई। अब यहीं से समझना चालू करो। आपने ऑक्सीजन को तो देखा ही नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ऑक्सीजन को देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जरा ये भी चेक कर लेना, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो कभी डी हो ही नहीं सकता। समझ गए ना आप? ऑक्सीजन कौन से पीरियड का है? सेकेंड पीरियड का, और सेकेंड पीरियड में डी होता ही नहीं है। तो ऑक्सीजन की तरफ से तो आप कंफर्म रहें कि हमेशा ही पी पाई आने वाला है। सेंट्रल एटम के पास पी या डी जो भी है उसके रेस्पेक्ट में आंसर निकालोगे, पर ऑक्सीजन के पास से तो हमेशा पी पाई ही आना है। इसीलिए जो मैं आपको पॉइंट बता रहा था कि एक पी तो कॉमन है, क्योंकि वो तो ऑक्सीजन के करस्पॉन्डिंग, वो तो साइड एटम के करस्पॉन्डिंग आना है। ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जो भी साइड में पाई बना रहे हैं वो सेकेंड पीरियड वाले हैं और उन्हीं से पाई बनने वाला है, इसलिए उनके पास तो हमेशा पी पाई ही होगा। चलिए, अब इस आंसर को देखो। sp था, 1 s आ गया, 2 p आ गए, मतलब सॉरी, sp था, 1 s आ गया, 1 p आ गया, ये तो खत्म हो चुके, 2 p बचे हैं, मतलब दोनों के दोनों पी पाई हो गए। अच्छा, इस आंसर को एक्सप्लेन करते हुए पूरा अगर निकालूं तो देखो वो भी समझ लो एक बार तरीका। सेंट्रल एटम था कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, और 6 के करस्पॉन्डिंग इसका जो कन्फिग्रेशन बन के आएगा वो होगा 1s2 2s2 2p2। s में 2 हैं और p के अंदर 2 हैं। आपको 4 बॉन्ड बनाने हैं, इलेक्ट्रॉन को आगे फेंक देना और आगे फेंकने के बाद जो कन्फिग्रेशन दिखाई देगा s के अंदर 1 हो जाएगा और p के अंदर 3 हो जाएंगे। आपको 4 बॉन्ड बनाने थे, 4 के अंदर से 2 बॉन्ड जो बनाने हैं वो तो हैं सिग्मा वाले, और बाकी 2 बॉन्ड जो बनाने हैं वो है पाई वाले। पहले कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा या पाई? पहला बॉन्ड हमेशा कौन सा होता है? सिग्मा। चलिए, एक सिग्मा यहाँ से बन गया, एक सिग्मा यहाँ से बन गया, ये 2 तो सिग्मा बन गए, और इन दोनों सिग्मा को गिन के ही आपने कह दिया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया? sp।
और sp के करस्पॉन्डिंग आपने कौन सी ज्योमेट्री बना दी, लीनियर। अब देखो क्या होगा, अब इसके बाद जो ऑर्बिटल बचे हैं वो पाई बॉन्ड बनाने के काम में आएंगे। क्या बचे हैं, अभी भी 2 p बच रहे हैं। पहला पाई जो बनेगा वो यहीं से बनेगा, कौन सा वाला ऑर्बिटल है, p, तो इसका टाइप होगा p पाई। अगला वाला भी बचा है p, तो इसका भी टाइप कौन सा होगा, p पाई। अब मैं 2 p पाई क्यों कह रहा हूँ, जरा ये भी समझ लेना। पहला वाला अनपेयर्ड जो पाई बनाएगा कार्बन का, अगर ये p में है तो ऑक्सीजन की तरफ से जो काम में आएगा वो भी p ही होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास d अवेलेबल ही नहीं होता। तो इधर से भी p पाई, उधर से भी p पाई, ये पहला हो गया। ये जो बनाएगा इसके पास p है और ऑक्सीजन के पास भी काम में आएगा p ही, तो अगला यहाँ से भी p और यहाँ से भी p होगा, तो दोनों की तरफ से कौन सा काम में आएगा, p पाई। अच्छा, पहले अपन डायरेक्ट कैसे आंसर बोल रहे थे, अगर इसके अंदर मैं कहूँ तो sp के अंदर एक s काम में आ गया, एक p काम में आ गया, पर दुनिया में 3 p होते हैं जिसमें से एक काम में आ गया और 2 बचे हैं, तो दोनों के दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे और दोनों ही कौन से होंगे, p पाई। एक की तरफ से निश्चिंत रहें क्योंकि ऑक्सीजन के पास हमेशा p होता है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। SO3 की बात करूं, सेंट्रल एटम SO3 के अंदर कौन रहेगा, सल्फर। सल्फर के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हुआ 1 2, उसके बाद 3 4 और फिर हो गया 5 6। हाइब्रिडाइजेशन 1 2 3 का मतलब sp2 और sp2 का मतलब ज्योमेट्री बन के आ गई है ट्राइगोनल प्लेनर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर हो गया। अब आंसर निकालते हैं। आंसर निकालने का तरीका आपको क्या बताया है, सबसे पहले काउंट करके डायरेक्ट बताओ। sp2 कितना s काम में आ गया, 1, कितने p काम में आ गए, 2। ये जो काम में आ गए वो तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, अब इनके बाद कितना p बचा है, 1, तो मतलब पहला पाई जो बनेगा वो तो कौन सा होगा, p पाई। अगर एक p और काम में आ गया तो तीनों p खत्म हो गए, मतलब अगले पाई जो भी बनेंगे वो d से बनेंगे। p पाई कितना बनेगा, 1, तो d पाई कितने बनेंगे, 2। आंसर क्या लिख दोगे आप, जरा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें। पहला जो पाई होगा उसको तो मैं नाम दूंगा p पाई, और उसके बाद जो अगले 2 बन के आएंगे उसको मैं नाम दूंगा p पाई d पाई। तो p पाई तो बनेगा 1 और p पाई d पाई बन जाएगा 2। ये आंसर निकल गया। चेक करना जरा SO3 के लिए, फिर से वही बात, सेंट्रल एटम SO3 में कौन था, सल्फर। सल्फर का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 3s2 और 3p4, s के अंदर 2 हैं, p के अंदर 4 है। अभी तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ही होंगे, एक इलेक्ट्रॉन पहले d में फेंको, इसका भी इलेक्ट्रॉन d में फेंको, क्योंकि हमें टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड तो कितने बनाने हैं, 6, जिनमें से 3 सिग्मा और 3 पाई होने वाले हैं। चलिए, तो अपन ने सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को अनपेयर्ड कर दिया, और अनपेयर्ड करने के बाद जो कंडीशन बन के आई मैंने उसका डायग्राम सामने इंडिकेट कर दिया। ये आगे फिकेगा, वो भी आगे फिकेगा, 6 अनपेयर्ड, 1 2 3 4 5 6। चलिए भाई, पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा की पाई। पहले कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 3। चलिए 3 सिग्मा बनाते हैं। पहला वाला सिग्मा बना, दूसरा वाला सिग्मा बना, तीसरा वाला सिग्मा बना। 3 सिग्मा के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूंगा तो 3 सिग्मा, 1 s और 2 p, मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो गया, sp2। तो यहां से तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया, जैसा कि हमने पहले ही लिखा था। अब इसके बाद जो बचे हुए ऑर्बिटल हैं उनसे हमें पाई बॉन्ड बनाना है। पहला पाई बनाने के लिए एक p बचा है, मतलब पहला पाई जो कहलाएगा वो तो होगा p पाई, तो पहला वाला तो हो गया p पाई वाला। उसके बाद अगले वाले जो दोनों अनपेयर्ड हैं वो p में नहीं बचे, मतलब अगला वाला जो बन के आएगा वो होगा d पाई, और उसके बाद जो बनेगा वो भी होगा d पाई। p पाई वाला बनेगा 1 और d पाई वाले बनेंगे 2, इसीलिए अपन ने कहा p पाई 1 है और p पाई d पाई 2 बन के आए हैं। ये आंसर बता दिया अपन ने। क्वेश्चन ने भी तो आपसे यही पूछा था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोलिक्यूल बोथ p पाई एंड p पाई d पाई दोनों बॉन्ड प्रेजेंट हो, और इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड, SO3 मोलिक्यूल। अच्छा, डायरेक्ट आप शक्ल देख के आंसर जो करते हैं जरा उसके लिए अप्लाई कर दो वापस से। क्या लिखेंगे अपन, इसका हाइब्रिडाइजेशन आपने क्या लिखा था, sp2, 1 s और 2 p काम में आ गया था, कितना p बचा है, 1, तो पहला पाई कौन सा कहलाएगा, p पाई। उसके बाद अगले दोनों बचे हैं d, मतलब दोनों पाई होंगे p पाई d पाई। आप सेंट्रल एटम का p और d ही चेक करके आंसर दे रहे हैं, क्योंकि एक p तो कॉमन है। ये किसका कॉमन है, ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन भी तो साइड एटम है, पाई बॉन्ड तो वो भी बना रहा है, और उसकी तरफ से तो हमेशा कौन सा होता है, p, क्योंकि उसके पास d अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए साइड वाला तो हमेशा p ही काम में आता है। तो आप सेंट्रल एटम को देख के डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। चलो फिर से अगले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। क्या लिखा है भाई अगले ऑप्शन में, कंपाउंड है XeO2F2।
सेंट्रल एटम हो गया जिनोन। जिनोन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने फ्लोरीन जोड़ने हैं? 2। यहाँ पर आया 1, उसके बाद 2, नेक्स्ट वन इज 3, 4, 5, 6 और एक क्या बचेगा? लोन पेयर। 1, 2, 3, 4 सिग्मा और एक लोन पेयर 5 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो गया है sp3d। और sp3d के करस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्री, जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री है, वो बन के आएगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और एक जगह पर जब लोन पेयर लगा हुआ है तो शेप का नाम होगा डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल या फिर सीसो, के, पाई, ये सारे नाम हो गए। चलिए, कितने पाई बॉन्ड बने हैं इसके अंदर? 2। और इन दोनों पाई बॉन्ड को नाम देना है तो नाम देने का तरीका सीखना। कितना एस काम में आ चुका? 1। कितने पी काम में आ चुके? 3। कितना डी काम में आ गया? 1। अभी भी कितने डी बचे हैं? 4। मतलब जो भी बनेंगे वो कौन से वाले होंगे? डी वाले। 2 बने हैं और दोनों के दोनों ही कौन से कहलाएंगे? पी पाई डी पाई, क्योंकि साइड एटम का डी हमने, यानी कि साइड एटम का तो पी ही काम में लेना है और सेंट्रल एटम का डी काम में लेना था। एक और एग्जांपल लिखा है XCO3, अप्लाई कर दो जरा। सेंट्रल एटम XCO3 में कौन रहेगा? जिनोन। जिनोन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8। कितने ऑक्सीजन जोड़ने हैं? 3। कैसे जुड़े होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8। एक क्या बच गया? लोन। चलिए, एक लास्ट एग्जांपल जो बचा हुआ था उसकी भी बात कर लेते हैं। कंपाउंड जो था वो था XCO3, तो इसके लिए निकालते हैं। XCO3 में अगर हम चेक करें तो सेंट्रल एटम जो बना है वो है जिनोन। जिनोन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 8। कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं? 3। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक बचेगा लोन पेयर। 3 सिग्मा और एक लोन पेयर। 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन बनेगा sp3 और ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बन के आई है टेट्राहेड्रल। और अगर मैं शेप की बात करूं तो इसको छुपा लेने पर शेप बना है पिरामिडल। पाई का टाइप कैसे बताओगे? sp3 लिखा। कितना s काम में आ चुका? 1। कितने p काम में आ चुके? 3। दुनिया में p नहीं बचा, सिर्फ क्या बचा? d बचा। तो जो भी पाई बॉन्ड बनेंगे वो कौन से वाले होंगे? d वाले। कितने पाई बॉन्ड बन के आए हैं? 3। और तीनों के तीनों जो पाई बनेंगे क्या नाम मिलेगा उन्हें? p पाई d पाई। तो तीनों के तीनों p पाई d पाई कहलाएंगे। तो क्या निकल के आता है आंसर? कि हमसे पूछा गया था कि कौन ऐसा है जिसके अंदर p पाई और p पाई d पाई दोनों हैं। तो आंसर गया था सेकंड, और ये सेकंड को इंडिकेट कर दिया क्योंकि इसके अंदर दोनों टाइप के बॉन्ड बने हुए थे। तो ये तरीका शक्ल देख के आंसर देने के लिए जो हम काम में लेते हैं उसको आप ध्यान रखें, डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। CO2 क्या हाइब्रिडाइजेशन बनता है? sp और ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर। SO3 हाइब्रिडाइजेशन बन के आता है sp2 और ज्योमेट्री बन जाती है ट्राइगोनल प्लेनर। XCO2F2 हाइब्रिडाइजेशन बन के आता है sp3d और इसका शेप बनता है सीसो। और XCO3 की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 और इसका शेप बनता है पिरामिडल। इसके अंदर 2 पाई बने हैं और दोनों के दोनों ही जो पाई होंगे उसको हम क्या नाम देंगे? p पाई, क्योंकि इसके अंदर 2 p बचे हैं और दोनों काम में आ जाएंगे। sp2 1 s और 2 p काम में आ गया। कितना p बचा हुआ है? 1। तो पहला वाला जो पाई बन के आएगा उसको तो मैं नाम दूंगा p पाई, और उसके अलावा जो बाकी के 2 पाई बनेंगे, अब तो p खत्म हो गया, तो बाकी के दोनों जो बनेंगे उसको क्या नाम दोगे? p पाई d पाई। XCO2F2 sp3d था, s आ गए, 3 p आ गए और एक d आ गया। अभी भी कितने d बचे हैं? 4। 2 पाई बने हैं और दोनों के दोनों ही जो पाई बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे? p पाई d पाई। और आखिरी वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। 1 s और 3 p काम में आ चुके हैं, तो p तो बचा नहीं है, तो बचा है d। तीनों पाई बने हैं और तीनों के तीनों कौन से टाइप के पाई कहलाएंगे? p पाई d पाई कहलाएंगे। तो आंसर देने का तरीका आप सीधा हाइब्रिडाइजेशन चेक करें और उससे आंसर इंडिकेट कर दें। पूरा ओपन करके आंसर देने का तरीका भी आपके सामने अभी आया था कुछ देर पहले, जिसको मैंने हटा दिया है। तो क्या आप समझ पा रहे हैं? हाइब्रिडाइजेशन अगर sp आया, 1 s और 1 p आ गया, कितने बचे हैं? 2 p बचे हैं, तो दोनों के दोनों कौन से होंगे? p पाई। हाइब्रिडाइजेशन sp2 आया, 1 s और 2 p आ गया, कितना p बचा? 1। पहला पाई p पाई और उसके बाद जो भी बनेंगे वो वाले p पाई d पाई।
sp3 आया, एक s आ गया, 3 p आ गए, अब p नहीं बचे, सिर्फ क्या बचे हैं d, जो भी बनेंगे कहलाएंगे p पाई d पाई, और आगे वाले हाइब्रिडाइजेशंस में भी जो भी आएंगे सबके सब कहलाएंगे p पाई d पाई। ये आंसर देने के काम में आती है चीजें। चलिए अप्लाई करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वो होती हैं जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग करोगे तो एक बचेगा। अब अगर एक बचेगा, क्योंकि वो ऑड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उनका ऑक्टेट नहीं हो पाता, 8 से कम भी हो सकते हैं और 8 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर जो एक बचा है उसके लिए गिनती करनी है या नहीं करनी, देखो उसका तरीका समझते हैं। सबसे पहला केस बना है जब साइड एटम का En ज्यादा हो। अगर साइड एटम का En ज्यादा है तो हमको ध्यान रखना है कि वो जो अनपेयर्ड बनेगा वो पार्टिसिपेट कर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन में। अप्लाई करो, आप समझ जाएंगे। CF3 फ्री रेडिकल लिखा गया है। CF3 में सेंट्रल एटम है कार्बन, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, कितने फ्लोरीन जुड़े हैं 3, यहां पर आया 1, फिर आया 2, फिर आया 3 और एक अनपेयर्ड बचा रह गया। चलिए 3 तो सिग्मा बने हैं और एक अनपेयर्ड है। अच्छा गिनती करते हैं तो सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो नहीं दिख रहा मुझे, तो अनपेयर्ड दिखाई दे रहा है। अगर अनपेयर्ड है तो गिनना है कि नहीं गिनना, तो कैसे डिसाइड होगा जरा तरीका देखें। अगर साइड वाले का En ज्यादा है तो गिन लेना है। अब साइड में कौन लगा है, ऑक्सीजन या फ्लोरीन, इस तरह के एलिमेंट होते हैं मोर En वाले। मोर En वाले हैं तो गिन लेना है, लेस En वाले हैं तो नहीं गिनना। इधर साइड में कौन लगा हुआ है, फ्लोरीन। फ्लोरीन का En होता है 4 और कार्बन की En होती है 2.5, मतलब साइड वाले का En ज्यादा है। और अगर साइड एटम की En ज्यादा है तो आपको काउंट कर लेना है। कैसे काउंट करोगे, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं, 1 2 3, और इसको भी काउंट कर लो 4, 3 और 1 4 गिनोगे तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलना होगा, sp3। sp3 के करस्पॉन्डिंग ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, और इसको छुपा दोगे तो इसका शेप कैसा बनेगा, पिरामिडल। तो यहां पर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसका शेप बना हुआ है पिरामिडल। आपने इसे गिन लिया। अच्छा गिना क्यों, इसका लॉजिक भी जरा समझना। सेंट्रल एटम कार्बन था, चलिए मैं कार्बन के लिए बात कर लेता हूं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और उसका कॉन्फ़िगरेशन बन के आता है 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करने के बाद जब डायग्राम बनाता हूं तो इलेक्ट्रॉन को फेंकने के बाद का कॉन्फ़िगरेशन होगा s के अंदर 1 और p के अंदर 3। कितने फ्लोरीन जोड़ चुके हो, 3। पहला वाला फ्लोरीन आपने कंबाइन कर दिया यहां पर, दूसरा वाला यहां पर, तीसरा वाला यहां पर, एक बचा है। अब इस बचे हुए को काउंट करना है या नहीं करना, देखो इसके लिए क्या कहा, अगर साइड वाले का En ज्यादा है तो En ज्यादा होने के केस में गिन लेना होता है। कैसे फायदा हुआ गिनने का देखना, साइड वाले का En ज्यादा है तो उसकी वजह से उसके ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अगर यहां पर नेगेटिव आएगा तो उसकी वजह से इस पर आएगा पॉजिटिव, -1 -1 -1, उधर आया +3। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो हम कहेंगे Z इफेक्टिव बढ़ेगा, Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तो ऑर्बिटल्स नजदीक आएंगे, ऑर्बिटल्स नजदीक आएंगे तो सेंट्रल एटम इन्हें खींचेगा। अगर Z इफेक्टिव ज्यादा है और साइज छोटा हो गया और खींचने की टेंडेंसी बढ़ गई तो जो अनपेयर्ड को इंक्लूड कर रहा था, मतलब जो बॉन्ड पेयर के अंदर इन फ्लोरीन के साथ था, वो इस अनपेयर्ड को भी अपने अंदर इंक्लूड कर लेगा। और अगर इंक्लूड हो गया तो हाइब्रिडाइजेशन में 3 बॉन्ड के साथ एक अनपेयर्ड को गिनने की वजह से आपने हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बोल दिया, sp3। अगर ऐसा नहीं हो पाता और अगर ये साइड वाले का En जो है वो कमजोर होता तो यहां पर प्लस नहीं आता, और प्लस नहीं आता तो ये शिफ्ट नहीं होते, और शिफ्ट नहीं होते तो इंक्लूड करने का टेंडेंसी नहीं रहता। इसीलिए सेंट्रल एटम काम में तब ले पाता है उस अनपेयर्ड को जब साइड वाले का En ज्यादा रहे। दूसरा केस, जब आपको पता चले कि साइड वाले की En कमजोर है और सेंट्रल एटम वाले का En ज्यादा है, एग्जाम्पल लिखा है CH3, तो इस केस में आपको इसको पार्टिसिपेट नहीं करवाना है। चेक करना जरा, सेंट्रल एटम CH3 में कार्बन था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन बने थे 4, कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 3, यहाँ आया 1, फिर हुआ 2, फिर हुआ 3 और 1 बच गया। अब ये जो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन है ये गिनना है कि नहीं गिनना, कैसे पता चलेगा, साइड में जुड़ा हुआ एलिमेंट जो है वो यहाँ पर है हाइड्रोजन, En है 2.1, कार्बन का En है 2.5, साइड वाले का En कमजोर है। अगर साइड वाले का En कमजोर है तो आपको गिनने की जरूरत नहीं है तो कितने सिग्मा गिनने हैं, बस 3, इसको तो काउंट नहीं करना। और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखोगे, sp2, और sp2 का मतलब इसकी ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। तो
तो ये sp2 है और ये ट्राइगोनल प्लेनर है। आपने इसको कंसीडर नहीं किया, क्यों नहीं किया जरा उसका भी लॉजिक देख लेना। इस पर आएगा माइनस तो इस पर आएगा प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, यहाँ +1 +1 +1, तो इधर आएगा -3। और अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो नेगेटिव चार्ज की वजह से साइज बढ़ेगा, और अगर साइज बढ़ेगा तो जो ऑर्बिटल्स पहले पास आ गए थे वो अब दूर हो जाएंगे, और अगर दूर हो जाएंगे तो इंक्लूड करने का टेंडेंसी कम हो जाएगा। इसीलिए साइड वाले का En ज़्यादा होने पर सेंट्रल एटम उसे अपने साथ इंक्लूड कर लेता है, पर अगर साइड वाले का En कमजोर है और अगर सेंट्रल एटम का En ज़्यादा है तो उसको इंक्लूड कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। इस तरह से आप इसको अप्लाई करते हैं ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए। चलिए नेक्स्ट वन, NO2 और ClO3 डाइमर बनाते हैं रूम टेम्परेचर पे और उस फॉर्म में स्टेबल होते हैं। जरा देखना, NO2 ओड इलेक्ट्रॉन, NO2 ओड इलेक्ट्रॉन और डाइमर बना के N2O4 जो बन के आया उसमें ओड नहीं है। चेक करना, NO2 का स्ट्रक्चर है, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन था, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन थे 5, पर 5 में से अनपेयर्ड तो 3 ही होते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो कन्फिग्रेशन बन के आता है वो होता है 2s2 और 2p3। 3 में से 2 अनपेयर्ड तो इधर काम में आ गए जिन्होंने डबल बॉन्ड बना लिया, और एक अनपेयर्ड जो था वो पड़ा रह गया जो कि अनपेयर्ड की फॉर्म में ही है। और एक ये जो पेयर्ड है जिसको हम लोन पेयर नाम देते हैं, वो लोन पेयर यहाँ रखा हुआ है क्योंकि ये लोन पेयर काम में आएगा और कौन सा वाला बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ये इस तरह से NO2 का स्ट्रक्चर बनता है कि एक तो डबल बॉन्ड बना देगा, एक अनपेयर्ड बचा रहेगा, और लोन पेयर डोनेट करके हमने कौन सा बॉन्ड बना दिया, कोऑर्डिनेट। काउंट करें, 2 सिग्मा है और एक अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड को गिनना है कि नहीं गिनना? साइड में कौन जुड़ा है, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 3, जबकि ऑक्सीजन का En है 3.5, मतलब हम कहेंगे कि साइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। और अगर साइड वाले की En ज़्यादा हो तो काउंट कर लेना है, कर लो काउंट, 1 2 3, और 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, और sp2 का मतलब ज्योमेट्री बनेगी ट्राइगोनल प्लेनर। और अगर लोन पेयर को छुपा दूंगा तो शेप बनेगा V या फिर बेंट शेप। तो ये V या बेंट शेप है जो किसका बन के आया। अब इसके अंदर देखना जरा, जब आपने इसका डाइमर बनाया तो आपने 2 NO2 कंबाइन किए, और जब 2 NO2 को कंबाइन करोगे तो इसका अनपेयर्ड उसका अनपेयर्ड दोनों के अनपेयर्ड मिलके पेयरिंग कर लेंगे। पहले यहाँ पर भी अनपेयर्ड था, यहाँ पर भी अनपेयर्ड था, और अब ये पेयरिंग कर गया, और पेयरिंग करके इस तरह का एग्जाम्पल बन के आया। काउंट करना, 1 2 3, 3 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन, sp2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन तो चेंज नहीं हुआ, मैग्नेटिक नेचर चेंज होगा। पहले इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसी वजह से इसका नेचर पैरा था, अब की बार इसका नेचर डाया हो गया। जो पहले था ये कंपाउंड कलर्ड था, जबकि ये वाला हो गया कलरलेस। ये ब्राउन कलर की गैस होती है NO2, जो कि मेटल के नाइट्रेट्स के डिकम्पोजिशन पे आती है, और ये जो कंपाउंड था ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस। चलिए, तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो कि डाइमर में कन्वर्ट हो जाती है। NO2 का डाइमर N2O4 होता है, ये पैरामैग्नेटिक है, जबकि ये डाया है, ये कलर्ड है, ये कलरलेस है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि इसमें सारे के सारे पेयरिंग कर जाते हैं। एक और काम की बात देखना यहाँ पर जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आपको हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है sp2, और sp2 के करस्पॉन्डिंग जो ज्योमेट्री बनती है वो होती है ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर होने पर इसका बॉन्ड एंगल निकल के आता है 120 डिग्री। पर जरा यहां पर नोटिस करके बताना, इसका बॉन्ड एंगल 120 कम की ज्यादा। आप क्या सीख कर आए हैं, लोन पेयर रिपल्शन मारते हैं, और जब लोन पेयर रिपल्शन मारता है तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। तो अगर लोन पेयर रिपल्शन मारेगा तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाएगा। पर ये एक ऐसा एग्जाम्पल है जहां बॉन्ड एंगल कम ना होकर बॉन्ड एंगल बढ़ गया। इसका बॉन्ड एंगल 120 नहीं है, ना ही 120 से कम है, इसका बॉन्ड एंगल 120 से ज्यादा है। अब 120 से ज्यादा क्यों है, क्योंकि आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो एक लोन पेयर नहीं है, ऊपर की तरफ सिर्फ अनपेयर्ड है। आपने लोन पेयर की तरफ गिन तो लिया पर अनपेयर्ड है। रिपल्शन तो एक लोन पेयर मारता है जब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब की बार उसका रिपल्शन कम होगा और इनका लगने वाला रिपल्शन ज्यादा होगा। अगर इनका रिपल्शन ज्यादा लगेगा तो दूर भागेंगे, और दूर भागेंगे तो इसकी वजह से बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो ये वाला बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है और इसकी वैल्यू 120 से ज्यादा हो जाती है। काम की बात। नेक्स्ट वन, ClO3 का डाइमर बनाया है। ClO3 में अगर मैं चेक करूं तो सेंट्रल एटम कौन लिखेंगे भाई, क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। कितने ऑक्सीजन जुड़े हैं, 3। कैसे जुड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। कितना अनपेयर्ड बच गया, 1। काउंट करें या ना करें, कैसे डिसाइड करोगे, साइड वाले को चेक करो।
क्लोरीन का EN होता है 3 और ऑक्सीजन का EN होता है 3.5, मतलब साइड वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर साइड वाले का EN ज्यादा हो तो क्या समझा था, काउंट कर लेना है। कर लो काउंट, 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या बन के आ गया था, sp3, और sp3 के करस्पॉन्डिंग इसकी ज्योमेट्री बनी थी टेट्राहेड्रल, और इसका शेप जो बना था कैसा शेप था, पिरामिडल। अब ClO3 का डाइमर बनाते हैं। डाइमर बनाने के लिए कितने ClO3 जोड़ने होंगे, 2। दोनों के जो अनपेयर्ड थे उनको हमने पेयर्ड अप कर दिया, और अनपेयर्ड के पेयर्ड अप होने की वजह से क्या चेंज आया कि पहले ये पैरामैग्नेटिक था पर अब ये कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 1 2 3 4, 4 का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन तो नहीं बदल रहा पर इसका मैग्नेटिक नेचर बदल रहा है। ये कंपाउंड जो पहले पैरा था वो अब कैसे हो गए, डाया। तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन वो वाली स्पीशीज जो कि डाइमर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। इसी के अंदर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एक केस बन के आता है जिसको नाम दिया जाता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। देखना जरा इसके कुछ एग्जांपल जो यहां पर लिखे हैं। NO का स्ट्रक्चर अगर बनाए तो डाई एटॉमिक है, वैसे तो लीनियर ही जमना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। ये रहा नाइट्रोजन जिसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 5। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो तो नाइट्रोजन ने काम में ले लिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके उसने एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है। ये दोनों कंबाइन हुए और इन दोनों ने कंबाइन करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना लिया। इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए और इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन काम में आ गए। नाइट्रोजन के पास जो टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 5। 2 काम में आ गए, मतलब 3 4 और 1 5। ये वाला केस बन के आया है जहां पर एक अनपेयर्ड बचा हुआ है। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 थे, 1 2 3 4 5 6। ये जो पेयर की फॉर्म में बचे हैं जिनको हम क्या नाम देते हैं, लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर बचे हैं, नाइट्रोजन के पास 1 लोन पेयर बचा है और 1 इलेक्ट्रॉन बच गया है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है उसका क्या करना है। ये एक ऐसा केस है जहां पे जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये फ्री नहीं रहता और इसको हम इस तरह से बॉन्ड के अंदर शिफ्टिंग करके दिखा रहे होते हैं। अगर आपने उस इलेक्ट्रॉन को इस बॉन्ड के अंदर शिफ्ट करके दिखाया तो हम क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से उड़ाएंगे और यहां से उड़ा के इस इलेक्ट्रॉन को जो है हम यहां पर दिखा रहे होंगे। अब यहां पर दिखाने से क्या होगा, जरा ये भी चेक करें। जब आपने उस इलेक्ट्रॉन को यहां दिखाया तो इसके अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन थे और आपने 1 इलेक्ट्रॉन को और इंसर्ट कर दिया। जरा देखना क्या चीज काम में निकल के आई। यहां पर एक ऐसा बॉन्ड बन के आया है जिस बॉन्ड के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इसको नाम देते हैं 2 सेंटर। और साथ में कितने इलेक्ट्रॉन बोलना वाला हूं मैं, 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन टाइप का बॉन्ड है जो यहां पर बन के आया। दिस वन इज 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। एक आगे जाके एक और बॉन्ड का नाम सुनेंगे आप जिसको नाम देते हैं बनाना बॉन्डिंग। और बनाना बॉन्डिंग के अंदर 3 एटम के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो नाम बनता है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। और यहां 2 के बीच में 3 आए हैं तो नाम बनता है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। पूछे कहां गया, कहा जाएगा ABMO के अंदर चला गया है ये इलेक्ट्रॉन। कौन सा ABMO, NO का जब आप डायग्राम बनाएंगे तो NO का आंसर MOT बना के देगी। और NO में अगर टोटल इलेक्ट्रॉन गिनोगे तो नाइट्रोजन में 7 है और ऑक्सीजन में 8 है। टोटल इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे 15। 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो 14 पर बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, जबकि 15 पर रखते हो तो आता है 2.5। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो था जो ABMO में रखा हुआ है और जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर 3 से कम होकर कितना हो गया, 2.5। और ये 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए नाम देना है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। फिर से लेते हैं अगला एग्जाम्पल। कंपाउंड लिखा है ClO2, सेंट्रल एटम है क्लोरीन और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ये वाला केस तब बन के आता है जब उसके पास एक लोन पेयर हो और साथ में एक अनपेयर्ड बच जाए। तो अगर इस तरह से अनपेयर्ड बच जाता है एक लोन पेयर के साथ तो लोन पेयर तो रखा रह जाता है पर ये जो अनपेयर्ड है ये फ्री नहीं रहता और ये बॉन्ड के अंदर शिफ्ट होता है। और अगर ये बॉन्ड के अंदर शिफ्ट हुआ तो इस बॉन्ड के अंदर ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन तो थे और एक और ये आने की वजह से इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 3। और अगर इस बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए 3 तो फिर से इसको वो जो नाम हम देने वाले थे वही नाम मिल जाएगा। और जो हमने नाम दिया था, देखो क्या नाम था, 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसीलिए इसको हमने नाम दिया था 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो ये इस तरह के एग्जांपल है जहां पर होता है 2 एटम के बीच में 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग।
और कब होता है? जब एक तो लोन पेयर रहे और साथ में एक अनपेड बच जाए। जब एक लोन पेयर रहे और साथ में अनपेड बच जाए, तो ये जो अनपेड बच जाते हैं उसको इस तरह से आप शिफ्ट करके उस आंसर में इंडिकेट कर देते हैं। तो ये ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए डाइमर बनाने के तरीके, और उनके अंदर एक केस जिसको हमने नाम दिया 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन। अदरवाइज जनरल वे में बताओगे तो क्या तरीका बताना है? जनरल तरीका ये है कि अगर साइड वाले का EN ज्यादा है तो उस अनपेड को काउंट करना है, और अगर साइड वाले का EN कमजोर है तो उस अनपेड को काउंट नहीं करना है। साइड में फ्लोरीन जुड़ा था कार्बन के साथ तो आपने गिन लिया, साइड में हाइड्रोजन जुड़ा था कार्बन के साथ तो आपने काउंट नहीं किया। तो रेडिकल का अनपेड जो होता है इलेक्ट्रॉन वो गिना भी जा सकता है और नहीं भी गिना जा सकता, वो डिपेंड करता है साइड वाले की EN पर।